हे डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिस्ट्री के वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो अब तक 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, उन सभी प्रश्नों को जो है उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, बिल्कुल सेट वाइज। तो आज के क्लास में हम लोग जो है फर्स्ट सेट को कवर करेंगे, इसी तरह नेक्स्ट क्लास में आपका सेट 2 होने वाला है। तो डियर, ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है अगर आपका एग्जाम 2024 में है। तो पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों में साथ में जरूर शेयर करेंगे। चलिए, तो आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करते चलेंगे, एक एक चीजों को आप लोग को नोट करते चलना है मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है कि लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है और इस इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है, बताइए। इतिहास के अध्ययन से ये जो है इस स्थान का क्या महत्व है। तो हम लोग जानते हैं लोथल के बारे में, तो हम लोग जानते हैं कि लोथल जो है कहाँ पे स्थित है। तो लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका गांव के सरगावाला के मतलब निकट स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद यानी कहाँ पे, भावनगर रेलवे लाइन के स्टेशन लोथल भुरखी से यानी ये दक्षिण से यानी दक्षिण पूर्वी दिशा में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो ये जो है कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। लोथल गुजरात में है, लेकिन लोथल गुजरात में है लेकिन ये कहाँ पे है, तो अहमदाबाद जिले के यानी धोलका तालुका के गांव के यानी सरगावाला के निकट स्थित है। ठीक है, और अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन स्टेशन लोथल यानी भुरखी से ये दक्षिण पूर्वी दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, और ये लोथल जो है अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और क्या होगा यानी दोलको शहरों से यानी पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है, जिनमें से मतलब सबसे करीब शहर धोलका और बगुदोरा लोथल में मिनी हड़प्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया लोथल जो है कहाँ पे है आपका, ये आपको बिल्कुल आयोग समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन नदी का नाम यहाँ जो मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे है। बिल्कुल आप लोग आयोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जो है 2000 कब आया हुआ ये प्रश्न जो 2023 में पूछे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, 2023 के जो है पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, चलिए आगे देखिए हम लोग 2022 में होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था, उनके नेता कौन थे। देखिए, संथाल विद्रोह के बारे में हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह का नेता जो है दो भाई थे, एक सिद्धू एंड एक कन्हू था। ये कब स्टार्ट हुआ था ये भी आप लोगों को बताना चाहिए, 1855 से लेकर 1856 तक। तो हम लोग इसका चलिए परिभाषा को देखते हैं हम लोग पहले। संथाल विद्रोह कब और आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। देखिए, हम लोग जानते हैं संथाल विद्रोह जिसे संथाल हुल के रूप में भी जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और यानी सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक विद्रोह था। ये जो किसके यानी अगेंस्ट में था, ये संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार और कहाँ पे यानी सामंतवादी के क्रूर नीतियों के खिलाफ जो यानी पूर्वी भारत में वर्तमान झारखंड और पश्चिम बंगाल का एक विद्रोह था ये। ठीक है, तो बिल्कुल इसके बारे में आपको पता हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं आप संथाल विद्रोह ये शुरू कब हुआ था, तो 1855 से लेकर 1856 तक चला था। और ये विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे, चार मुर्मुये भाइयों थे। देखिए, हम लोग बताए थे आपको कि भाई थे कौन, सिद्धू और कन्हू क्या थे, भाई थे सिद्धू, कन्हू, चांद और क्या वैरव, ये चार आदमी थे। ठीक है, तथा जुड़वा मुर्मू बहने यानी फूलो और कौन थे, झानो ने किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका नेता भी आपको समझ में आ गया होगा। इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था, किसके अगेंस्ट में इसका युद्ध लड़ा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और सामंतवादियों के क्रूर नीतियों के खिलाफ जो है इसके अगेंस्ट में जो है संथाल द्वारा ये इसका अगेंस्ट में जो है युद्ध लड़ा था। और ये कहाँ पे, झारखंड और कहाँ पे, पश्चिम बंगाल की एक विद्रोह था। ये कहाँ का एक विद्रोह था, पश्चिम बंगाल और झारखंड का ये विद्रोह था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे, 7 विश्व के आश्चर्यों के नाम बताइए। हम लोग जानते हैं 7 अजूबे दुनिया में चीज है। ठीक है, चलिए तो हम लोग जानते हैं 7 अजूबे चीजों के बारे में हम लोग को जानना और एक एक चीजों को याद रखना, क्योंकि ये भी जो आपका है नहीं 2022 के पेपर में आए हुए पेपर। ठीक क्वेश्चन। चलिए देखिए, दुनिया में 7 अक्षर मतलब क्या, आश्चर्य दुनिया में भर की कुछ सबसे बड़ी वस्तु शिल्प कृतियों को शामिल किया गया है। यानी दुनिया के 7 अजूबों की सूची आपके समक्ष और आपके स्क्रीन पे है। तो हम लोग जानते हैं कि 7 अजूबे चीज है। पहला कौन सा, अपना भारत का ताजमहल है, बिल्कुल अपना भारत में स्थित है। उसके बाद चेचिन इटिजा, उसके बाद क्राइस्ट क्या हो जाएगा, रिडीमर की प्रतिमा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कोलोसियम। उसके बाद चीन की विशाल दीवार हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, मच्चू पिच्चू या पेत्रा। तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल जो है बनता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली यहाँ से 2 नंबर पूछा जाएगा।
चलिए आगे देखिए, ये जितने सारे क्वेश्चन ये आपके पेपर में आए हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कार्बन 14 विधि क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्बन 14 विधि जो है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को जो है कार्बन 14 विधि कहा जाता है। देखिए किसी भी सामान्यतः किसी भी वस्तु में तो है, जीवित वस्तु में क्या होता है, कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समान मात्रा में पाया जाता है। जब मृत्यु हो जाता है, जब उसका मृत्यु यानी डेथ हो जाता है, तो उसकी अवस्था जो C12 तो स्थिर रहता है, यानी C12 जैसे का तैसे ही रह जाता है, किंतु कार्बन जो है 14 का निरंतर क्या होता है, यानी घटने लगता है, क्षय होने लगता है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। ठीक है, तो कार्बन का अर्ध आयु काल निकालने के लिए 55, 68 प्लस 90 वर्ष होता है, अर्थात इतने वर्ष में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है और इस प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। यानी जितना कम मात्रा यानी C14 की अगर रहेगा तो उतना वो जो है वस्तु जो है प्राचीनतम माना जाएगा। डियर प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। इसके आधार पर जो है प्राचीन सभ्यता में तिथि का निर्धारण किया जाता था। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया कार्बन 14 विधि क्या होता है, एक तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि होता है, यानी इसका डेट यानी इसका काल देने की, यानी ये क्या होता है, वैज्ञानिक विधि होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। जितने सारे क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए बिल्कुल आपको समझते चलना है। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, वहां के लोग जो है जल का निकासी जो करते थे यानी किस प्रकार करते थे, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही डेवलप सभ्यता था। ठीक है, आजकल के युग से, आज से हजारों साल पूर्व की बात है कि वो उतना डेवलप हुआ करते थे। ठीक है, नगर नियोजन, जल निकासी की विशेष प्रणाली जो है विकसित थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं था, खुद का एक अपना अपना क्या था, कि निजी कुआं था। ठीक है, वो स्नानागार होते थे उसमें। ठीक है, उस घर में भी स्नानागार होते थे। भवन के कमरों, रसोई स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन के छोटी छोटी क्या होता है, यानी नलियों से निकल करके बाहर के नाली में आकर के आता था, और मतलब गली की नली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नलियों से जुड़ा गया था। ये जो था यानी क्या था, आपको फिर से यहाँ देख लीजिएगा, गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बना हुआ था। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, सड़क के दोनों ओर जो है क्या नाला बना हुआ रहता है, और वो उस नाला में जो है घर की छोटी छोटी नाली आकर के उसको मिला दिया जाता था। ठीक है, हाँ, मुख्य सड़क दोनों ओर बनी होती थी। नलियों के पत्थर अथवा शिलालेख द्वारा ढक दिया जाता था, और नालियों की सफाई और कूड़ा करकट को भी निकालने के लिए बीचों बीच में नरमोखे मैन होल भी बनाए गए थे। तो यानी ये वहां का नहर जो था, मतलब जो ये मान लो ये रोड है, ठीक है, ये रोड है, और इस रोड के किनारे पे क्या बनाया गया, यानी ये बिल्कुल इस तरह का आपका जो है मतलब जल निकासी के लिए नाला बनाया गया। तो उसी तरह का जो था, घर से आए हुए जितने सारे नाला थे वो जो है मतलब नाला में आकर के मिलता था, और वो जो है धीरे धीरे जाते थे। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो निकासी करते थे। इतना अच्छा उत्तम प्रबंधन था वहाँ का जल निकासी प्रणाली का। तो डियर आयुब, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी से आपको हम बता दिए इसको। ठीक है, चलिए देखिए, महात्मा गांधी के आरंभिक जीवन के बारे में लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, यानी महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना है, इसका जीवन के बारे में। तो देखिए महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो इसमें और क्या ही बताना, लेकिन हम फिर भी आपको बता देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, हम लोग जानते हैं कि इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पे हुआ था, गुजरात पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर में। इनका माता का नाम क्या था, पुतलीबाई, और पिता का नाम क्या था, कमरचंद गांधी था। ठीक है, इनके पिता राजकोट सियासत के दीवाने थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था इसका प्रारंभिक शिक्षा, राजकोट में ही हुई थी। और उच्च शिक्षा के लिए जो है लंदन गए थे। उच्च शिक्षा के लिए लंदन कब गया था, 1893 को लंदन गया था, और बैरिस्टर की यानी शिक्षा प्राप्त कर 1891 में स्वदेश लौटा, और बंबई में वकालत शुरू की, और एक केस के सिलसिले में 1893 में फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका जो गए थे, यानी 1893 को गया था। ठीक है, सॉरी लंदन जो है, इसका डेट हम लंदन का नहीं बता रहे थे, दक्षिण अफ्रीका का बता रहे थे, सॉरी। चलिए, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ये जो आपका यानी 1893 वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वापिस जो आया था यानी 1915 को जो है वो रिटर्न आ गए थे। ठीक है, सत्याग्रह सफल प्रयोग मतलब कर सरकार के झुकने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये था। आपको 1915 में वो भारत लौटे, और विश्व युद्ध में यानी ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के कारण उन्हें कैसर मतलब हिंद की उपाधि दी गई थी। 1916 में उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो उनकी यानी गतिविधियों का यानी केंद्र बना हुआ था। तो बिल्कुल ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज था जो आपको हम बताए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए माझन पद क्या होता है, कि आज से पहले जो है प्राचीन काल में या पिछले की बात कर रहे हैं हम, तो चलिए आज से 1000 साल या 500 साल पहले की बात, पहले की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पीछे की बात कर रहे हैं। तो इसमें द माझन पद किसको कहा जाता था, जैसे अभी स्टेट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, स्टेट में जो डिवाइड किया हुआ है, ये सब सारा क्या है, ये जितने सारे इसमें जो है राज्य, इन सभी को मिला करके क्या कहा जाता है, इसको माझन पद कहा जाता था। ठीक है,
और महाजन पद जो है कुल मिलाकर के कितना था, यानी 16 था। ठीक है, जैसे स्टेट जो होता है डिवाइड किया हुआ, जैसे बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, दिल्ली है, तो इस तरह करके जो है डिवाइडेड है कितना, यानी 16 में था। लेकिन अब जो हम बात करते हैं महाजन पद प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। यानी महाजन पद किसको कहते थे, प्रशासकीय शासन इकाई को जो है महाजन पद कहते थे। 6ठी शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व में एक और जहाँ धार्मिक क्रांति हुई थी, वही दूसरी ओर जो है धार्मिक क्रांति के फलस्वरूप लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुए और लोगों के आगमन से कृषि कार्य व्यवस्था होने लगा, जिनके कारण लोगों में स्थायित्व की भावना पनपने लगी और छोटे छोटे कबीले जो है कबीले राज्य बनते जा रहे थे और बुद्ध के समय तक जन्म का रूपांतरण और जनपदों का जन्म हो चुका था। अगर अगस्त्य निकाय से हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है और ये जो है मतलब क्या थे, यानी ये निम्न में है। काशी उदय, कौशल, वत्स्य, अंग, मगध, पंचाल, भैत्स्य, चैदी, प्रजित संघ या क्या हो जाएगा, भल्य, अश्य, यूरोसेन, गांधार, कुरु, कबोज और अवंती। ये जो आपका यानी 16 महाजन पद है, बिल्कुल आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। देखिए इतिहास लेखन में जो है अभिलेखों का क्या महत्व है, तो डियर हम लोग जानते हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन में अभिलेखों से जो होता है यानी पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि के खुदे हुए लेखाभिलेखकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेख द्वारा उसके धर्म प्रचार के उपाय, प्रशासनिक, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों की महत्व इससे भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर जो है भंडारण महोदय द्वारा अशोक का इतिहास लिखने का सफल जो है प्राप्त किया था। ठीक है, तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि मात्र अभिलेखों के ही आधार पर जो है भंडारण महोदय ने अशोक का इतिहास लिखने में जो है लिखने का सफल यानी प्रयत्न किया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मौर्यकालीन इतिहास के 4 अभिलेखों के स्रोत बताइए। देखिए मौर्यकालीन में जो ठीक है इतिहासकार है उनका नाम आपको बताना है। तो पहला अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी शहबाजगढ़ी का अभिलेख। क्या हो जाएगा, शहबाजगढ़ी का अभिलेख, गिरनार जूनागढ़ का अभिलेख, उसके बाद क्या प्रयाग प्रसाद का अभिलेख, उसके बाद आपका यानी दिल्ली टोपड़ा के स्तंभ अभिलेख। तो बिल्कुल ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई होप उसका। आगे हम लोग बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, महाभारत वर्णित में विवाह के कितने प्रकार है, तो हम लोग जानते हैं महाभारत का लेखक वेद व्यास है। इसमें कुल विवाह की बात जो कहा गया है वो 8 प्रकार का है जो निम्न है। पहला इसमें बड़ा विवाह है, दूसरा देव विवाह, तीसरा जो आश्र विवाह, चौथा आपका क्या हो जाएगा प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह या यानी राक्षस विवाह, उसके बाद पिशाच विवाह। इनमें से प्रथम 4 जो है उत्तम अनावर्तन 4 निर्दलीय माने गए हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इस चीज को जो है नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखिएगा, आष्टांगिक मार्ग क्या होता है। देखिए आष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध द्वारा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा गया उसी को जो है क्या गया, यानी अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ठीक है, यानी सीधी रास्ते में चलना, सत्य बोलना, तो इस तरह का जो है यानी इसी में जो है 8 जो है मतलब खंडित किया गया था और इस चीज को जो है 8 अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो पहला हम लोग सम्यक दृष्टि की बात करते हैं, दूसरा आपका यानी सम्यक जीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यास, उसका सम्यक आपका जो है वचन, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म या सम्यक क्या हो जाएगा यानी समाधि। तो बिल्कुल ये आपका जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में डियर मैं आपको बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं अकबर के, देखो क्या कहलाता है, अकबर के मुख्य सामाजिक सुधार के बारे में आपको बताना है। अकबर जो है अपने काल में क्या क्या चीजें सुधार किया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अकबर को जो है राष्ट्र कवि को उपाधि ऐसे नहीं मिला है उसको, सॉरी राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय बादशाह इसको ऐसे जो घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधार जो निम्नलिखित है। पहला इसका प्रथा था क्या, सती, दूसरा था तीर्थ यात्रा, चौथा विधवा विवाह, तीसरा चौथा था यानी गलत धर्म परिवर्तन पर रोक यानी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या सती प्रथा की। देखिए प्रथा जो है पहले बहुत प्रचलित था, आज से 500 साल पूर्व की बात है। उस टाइम जो है सती प्रथा जो है बहुत यानी प्रचलित था। सता समझ में आ रहा है, यानी अगर किसी का अगर चाहे वो हाल ही में शादी किया हो या बाद में किया हो, अगर उसका पति अगर मर जाते थे तो पति के साथ साथ जो है पत्नी को भी जला दिया जाता था। ओके, चलिए तो ये था यानी पहला इसका सती प्रथा का आपका हो गया, जिसमें अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित सती प्रथा पर बल विवाह को समाप्त करने का यानी प्रयास किया। ठीक है, पहला ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं तीर्थ यात्रा कर वह जजिया कर की समाप्ति, उसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर और अपमानजनक जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यानी जो हिंदू से जो जजिया कर लिया जाता था उन जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया था।
तीर्थ यात्रा का जो समाप्ति करें, उसने हिंदुओं पर ऐसे भी तीर्थ यात्रा का और अपमानजनक जजिया को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये बिल्कुल आपका हो गया। अब हम लोग चौथा पॉइंट इसका देखेंगे, बाल तक धर्म परिवर्तन पर रोक, यानी ठीक है, यानी कहने का है अकबर ने जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने को दिया, यानी कोई भी जो है जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अन्यथा दंडित किया जाएगा। चौथा, इसमें पांचवा पॉइंट था धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर के आम जनता के साथ ही शाही पहलुओं में हिंदू रानियों को भी जो है अपने धार्मिक विश्वास एवं प्रथा के अनुसार आचरण करने की छूट दी। ठीक है, छूट। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्या था, यानी अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधार के चार आपको 5 या 6 बताए। ठीक है, 5 बताए, आपको इन 5 पॉइंट को अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चलिए, क्वेश्चन क्या कहा था, अकबर के दरबार के 4 नवरत्नों के नाम लिखिए। देखिए, अकबर के दरबार में जो रहते थे उनके नवरत्नों के नाम आपको बताना। पहला हम बता देते हैं, अकबर के दरबार में 4 नवरत्न में निम्नलिखित अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह। ये बिल्कुल आपका इसका आंसर जो आपका इंपॉर्टेंट था, तो ये बिल्कुल आप लोग को, आई होप, उम्मीद करता हूँ इसको आपको याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई का क्या महत्व था। देखिए, मुगल काल में था, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे, जो 1526 में जो है मुगल वंश का नींव रखा था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मुगल काल की और सिंचाई का यहाँ का व्यवस्था देखेंगे। देखिए, मुगल काल में सिंचाई के आजकल कैसे कृतियां साधन नहीं थी। आजकल जिस तरह का टेक्नोलॉजी वगैरह औद्योगिक या यानी जो जितने सारे हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उस तरह का जो है नहीं था। अतः किसान तालाब तथा कुआं से सिंचाई करता था। किससे करते थे किसान, तालाब से करते थे, कुआं से करते थे और इससे सिंचाई करते थे। और इतिहासकार बनियर ने मुगल काल की सिंचाई व्यवस्था का वर्णन किया, जिसमें उसने यह उल्लेख किया कि शाहजहां के काल में सिंचाई के लिए 2 नहरों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, शाहजहां ने पुरानी नहरों का यानी क्या था, यानी जीर्णोद्धार भी करवाया और उनका सिंचाई योग्य यानी बनवाया। और मुगल सम्राट ने तालाब तथा कुआं को भी जो है निर्माण कराया और पुराने कुएं की सफाई की जाती थी, और जिससे जो है किसानों को अधिक जो है पानी मिलता था। तो ये था आपका यानी मुगल काल में सिंचाई के महत्व के बारे में आपको बताया। आगे हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे गुप्त काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम। तो पहला आपके सामने जो निम्न है, पहला इसमें क्या मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृति निम्न है। पहला क्या था, यानी बुलंद दरवाजा है। पहला क्या है आपका, यानी बुलंद दरवाजा। दूसरा लाल किला, तीसरा ताजमहल, चौथा आपका जो होगा यानी जमा मस्जिद। तो बिल्कुल आई होप आपका बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो था आपका यानी महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखिए, गोपुरम जो है कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में था, जिसका अर्थ क्या होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार। देखिए, विजयनगर में एक ऐसा था वहां का, ठीक है, कल्चर कहा जाए, समाज कहा जाए, यानी जो राजा ज्यादा अगर गोपुरम बहुत बड़ा, जितना बड़ा बनाएगा वो उतना ही जो है क्या है, वो बिल्कुल मतलब शक्तिशाली जो है उसको समझा जाता है। जो जितना ही बड़ा बनाएगा वो उतना शक्तिशाली समझा जाएगा। ठीक है, तो गोपुरम जो है, गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता था। विजयनगर शासकों ने मंदिर को गोपुरम का निर्माण करवाया था और ये अत्यधिक विशाल ऊंचे होते थे और ये असमर्थ सम्राट की ताकत की याद दिलाती है और ऊंचाई की मीनार बनाने के, ठीक है, राक्षस थे। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों का बिल्कुल सही हो गया होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए बताइए, महानवी के डिब्बे का अर्थ क्या है, बताइए। इसका बताना आप लोगों को, इसका आंसर आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए। चलिए बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, विजयनगर शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर एक लड़की की संरचना बनी थी। ठीक है, जो एक प्रकार का अनुष्ठान केंद्र था और यहाँ सितंबर से अक्टूबर की शरद मौसमों में जो है 10 दिन में हिंदू त्योहार जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा था, नवरात्रि, मानवी के नाम से जाना जाता था। इस अवसर पर विजयनगर शासक ने अपने रुतबे ताकत था, जो है मतलब रुतबे ताकत था और क्या था, अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। और इस अनुष्ठान केंद्र के चारों ओर सशस्त्र आदमियों और बड़ी संख्या में जानवरों को भी शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। और इस अवसर पर राजा के लिए बड़ी बात में कर लाते थे और नायक राजा खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह का निरीक्षण करता था। ये बिल्कुल आपका जो है और मानवीय डिब्बे के बारे में आपको आयोग उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि अल्बेरुनी पर एक शिक्षणीय टिप्पणी लिखी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो हम जानते हैं कि अल्बेरुनी जो है, इसके बारे में अगर पता होना चाहिए आपको, तो देखिए, ये संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अल्बेरुनी एक क्या थे, एक फारसी विद्वान, लेखक, विज्ञान और धर्म तथा विचारक था। ये क्या थे, एक यानी धर्म प्रचारक थे। ठीक है, अकबर जो फारसी विद्वान थे और ये जो है वैज्ञानिक, धर्म तथा विचारक था। ठीक है, उसके बाद ये गजनी का रहने वाला था और इसने महमूद गजनवी के अभियानों के दौरान जब भारत आया और तथा आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किताबुल हिंद में
किया गया। कौन सा किताब में किया गया था? किताबुल हिंद में जो है अल-बिरूनी जो है इन घटनाओं का जो है बारे में बताया। ठीक है, चलिए ये तो आपका बिल्कुल नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल आई उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो डियर आपको बता दूं कि ये जो आपको जो हम अभी करवाए, ठीक है, 100 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, सॉरी मतलब 100 बोलता 18 क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्टिव का करवाए, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रख लीजिएगा। ये सेट 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सेट 2 जो है लेकर के बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।